हेलो, वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड सेशन। आज हम चर्चा करेंगे बायोकेमिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी या बायोकेमिकल डाइवर्सिटी होती है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स को दो सेपरेट कैटेगरी में डिवाइड करती है। सब- सबसे पहले तो जान ले कि आपका जो यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक कहते हैं, आपका यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनको हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड, वो बेस कौन है आपका बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। जो आप बायोकेमिकल डाइवर्सिटी की बात करते हो तब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो ऑर्गेनिजम्स को दो डिफरेंट कैटेगरी में क्या कर रहे हो, सेपरेट करते हो। और किस बेस पे आपने सेपरेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। यदि आप बात करते हो सेल के आप दो बेसिस, दो ग्रुप्स में क्या कर रहे हो, सेल को या ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हो। तो पहला जो ग्रुप है वो कौन है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा जो है वो यूकैरियोटिक है। यदि आप सेल स्ट्रक्चर की चर्चा करें फ्रेंड, तो सेल स्ट्रक्चर जो होता है, यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो वो 1 माइक्रोमीटर की होती है। क्या होती है? 1 माइक्रोमीटर। जो इसकी यदि आप बात करते हो, क्या ये आप साइज की बात कर, साइज जो होता है आपका प्रोकैरियोट क्या होता है आपका 1 माइक्रोमीटर जो होता है इसका साइज होता है। और यदि यूकैरियोट की बात करें तो 52,000 क्या होता है इसका माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होता है। अब यदि आप दो चीजों को यदि आप देखते हो, आपका प्रो है और एक क्या आपका यूकैरियोटिक है। तो प्रो कैरियोटिक में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वह कैसा होता है, एडवांस्ड नहीं है, मीन्स की कैसा है वो, क्या है प्रो है, मीन्स एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है वो फ्री फॉर्म में साइटोसोल प्रेजेंट। लेकिन यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है आपका, मीन्स की ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप प्रोकैरियोट को, यदि ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी यदि कहीं जानना चाहते हो सबसे पहले तो कहाँ पाई जाएगी, वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपकी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो सबसे बात करें हम स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या है आपका स्ट्रेप्टोकोकस है। ये क्या है आपका प्रोकैरियोटिक है कैसा, और इसके भी आप शेप की बात करते हो, सेल का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, ये स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। और ये सिंगल सेल स्फेरिकल करके क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट होकर के एक लार्ज फिलामेंट को जनरेट कर सकते हैं। ये बात क्या होगी आपके स्ट्रेप्टोकोकस की, जो कोकी होती है उस कोकस जिसको कहते हैं उस ग्रुप का हो गया। फिर दूसरा जो है वो आपका रॉड शिफ्ट का, ये जो है आपके रॉड शिफ्ट का, जो आपकी इक्वलाई होती है मोस्ट फेमस है, किस ग्रुप में आती है आपके रॉड शिफ्ट के ग्रुप में चली आती है। जैसे इक्वलाई हो गया आपका, विब्रियो कॉलेरा कॉलेरा हो, कौन से स्ट्रक्चर है आपके रॉड शिफ्ट वाले। फिर आप बात कर लेते हो सबसे स्मॉलेस्ट सेल। यदि आप सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात कर, जिसमें आपको माइक्रोप्लाज्मा कहते हो और स्पाइरोप्लाज्मा, तो ये वाला जो है स्पाइरोप्लाज्मा है, और ये जो सबसे छोटा ये क्या है आपका माइक्रोप्लाज्मा है। ये सेल यदि आप जानते हो तो सबसे क्या है, ये सबसे छोटा है साइज में। यदि देखा जाए तो क्या है इसका सबसे साइज जो होता है वो छोटा होता है। फिर आप बात करते हैं स्पाइरल सेल, जो स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, इनमें स्पाइरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी साइज यदि बात करते हैं तो 2 माइक्रोमीटर तक है। और इसके एग्जाम्पल वो क्या है आपका ट्रेपेनोमा, क्या है इसका एग्जाम्पल, ट्रेपेनोमा जो है पैलिडियम, ये क्या है इसका एग्जाम्पल है। ये आप ट्रेपेनोमा पैलिडियम को किस ग्रुप पे रखोगे आप, जो कैसे होते हैं आपके स्पाइरल शेप के जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी बात की हम। ये तो क्या बात हुई फ्रेंड्स कि आपने प्रोकैरियोट को उसके सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर दिया। मतलब आपने एक तो आपका क्या था, आपका स्फेरिकल सेल है, दूसरी आपकी रॉड शेप्ड है, तीसरी आपकी कैसी है, कैसी है स्मॉलेस्ट है, और कैसी है ये दो टाइप में। मतलब ये क्या बोल सकते हो आप, इन दोनों का जो जो लार्ज यहाँ पर सेल, इन दोनों के सेल का क्या होगा, ये इंटरमीडिएट। तब आपको यहाँ पे स्पाइरल्स भी दिखाई दे रहे, और जो आपको रॉड, जो आपको स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको साथ में दिखाई देता है। इसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन जो थ्योरी है, या जो सबसे मोस्ट कॉमन क्या कहा जा सकता है, ट्री ऑफ लाइफ होता है, वो इसको अच्छे से समझाता है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ हैज अ 3 प्राइमरी ब्रांचेस। यदि आप 3 प्राइमरी ब्रांचेस की बात करते हो तो कौन कौन सी 3 प्राइमरी ब्रांचेस है, वो आपकी बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा। तो ये क्या है आपका थ्री डोमेन लाइफ, ये क्या है आपका थ्री डोमेन ऑफ लाइफ है, डोमेन ऑफ लाइफ, जिसमें क्या कर रहे हो आप, सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट कैटेगरी में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। अब
यदि देखा जाए तो आपका बैक्टीरिया हो या फिर आर्किया हो, दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोटिक। क्या है ये दोनों? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखा जाता है क्या है ये, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्रोकैरियोट को हमने दो कैटेगरी में हम अगेन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने बैक्टीरिया और आपका आर्किया है। बट फिर भी जो आर्किया होता है मोस्ट क्लोजली किससे है, वो आपके यूकैरियोट से। कैसे कि ये क्या है, आपका लास्ट कॉमन एंसेस्टर है। यहाँ से जब सेल जो होती है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर जो होता है, वो डाइवर्जेंस जब आता है यहाँ पर, तब वो क्या हो रही है, आपके ये दो नोड से स्पेसिएशन हुआ इवेंट, तो दो आपको डिफरेंट स्पीसीज दिखाई दे रही। एक आपकी क्या है, बैक्टीरिया, और एक क्या है, आपकी आर्किया। अब आर्किया से ही जब क्या हो रहा है, इसको और अंडरस्टैंड अच्छे समझने क्या कर सकते हैं, आपका ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर है। इस तरीके से क्या हुआ, इसमें डाइवर्सिफिकेशन आया। तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है, या आपका आर्किया है, और ये क्या है, आपका यूकैरियोटा है आपका यूकैरियोटा। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो ये क्या है आपका, अब यूकैरियोट्स में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया है, ईस्ट हो गया है, मेज। यूकैरियोट्स मीन्स कौन, आपके जिनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसको कहा जाता है यूकैरियोट्स। और जो आपका बैक्टीरिया और आर्किया, इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड है, मीन्स प्रो इनका न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से अब जाने कि जो न्यू जीन्स होते हैं, ये तो हमने क्या देखा कि जो बायोकेमिकल डाइवर्सिटी उसकी हमने बात की। यदि आप बात करते हो जो न्यू जीन्स होते हैं, तो ये न्यू जीन्स जो होते हैं, इनकी यदि बात करते हो जनरेट कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग जीन्स होते हैं उनसे न्यू जीन जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन इज द डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल की बात करते हैं वो कौन है, आपकी डीएनए की सीक्वेंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस जो होती है प्रेजेंट, एक्सेप्शंस भी है। देयर इज नो नेचुरल मैकेनिज्म फॉर मेकिंग लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ न्यू रैंडम सीक्वेंस। तो होता क्या है फिर, नो जीन एवर एंटायरली न्यू। तो सारे के सारे जो जीन हमेशा ही क्या होते, न्यू नहीं होते। यदि न्यू करवाना है कोई जीन, मान लो आपके पास क्या है, आपका डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस है, आप सब जानते हो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए। जब आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए खुलता है, तब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, सब लोग जानते हैं। फिर आपका एक मैकेनिज्म होता है जिसको आपका कहते हो ट्रांसक्रिप्शन, जिसके थ्रू क्या बनता है, आपका एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से फाइनली क्या बनता है, आपका प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये बोल क्या रहा है कि आपका जो डीएनए सीक्वेंस होती है ना, वही क्या होती है, पहले से एग्जिस्ट करती, और इसी पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी से आपको नया जीन, अब जो नया जीन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका डीएनए सेगमेंट है। डीएनए जीन वह होता है जो कि क्या होता है, आपके डीएनए का ही कोई सेगमेंट है जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म कर सकता है। उससे आपके उसको क्या कह सकते हो, जीन कह सकते हो। तो जीन है आपके पास में, जीन से आप पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहे हो। आप मान लो कि आपको क्या करना है कि मेरे पास क्या है, सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब मैं चाहती हूँ कि सिंगल डीएनए के मॉलिक्यूल से मैं इसमें क्या कर सकूं, मल्टीपल टाइप के क्या कर सकती हूँ, जीन बनाना चाहती हूँ। जीन मेरे पास एक ही प्रेजेंट है, क्या है मेरे पास, एक सिंगल जीन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस जीन से मैं क्या कर सकती हूँ, कि मल्टीपल टाइप के जीन को मैं ओरिजिनेट करवाना चाहती हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना हो सकता है, तो हमारे लिए इसके पास क्या है, चार पॉसिबल वेज है जिससे क्या हो सकता है, एक सिंगल जीन से आप मल्टीपल जीन को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। मीन्स कि आप एक प्री एग्जिस्टिंग जो जीन होता है उससे आप बहुत सारे जीन्स जो होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि न्यू जीन्स जो होते हैं वो जनरेट कर सकते हो। कैसे, जान लेते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो मैकेनिज्म होती है वो होती है इंट्राजेनिक इंट्राजेनिक म्यूटेशन। क्या होता है, यदि आप इंट्राजेनिक म्यूटेशन की बात करें तो क्या होता है, एन एग्जिस्टिंग जीन क्या होता है, इसमें पहले से क्या होता है, आपका एग्जिस्टिंग जीन कैन बी रैंडमली मॉडिफाइड बाय चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस थ्रू वेरियस टाइप ऑफ एरर दैट अकर मेनली इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जो जीन होता है उसमें क्या हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो बोले इंट्राजेनिक म्यूटेशन, मतलब ऑलरेडी कोई आपके पास डीएनए फ्रेगमेंट था, उसमें क्या हो गया, कुछ इंसर्शन डिलीशन तरीके से मान सकते, इंसर्शन हो गया सपोज। यदि आप जीन डुप्लीकेशन की बात करते हैं, जीन डुप्लीकेशन में क्या होगा कि डीएनए जो था एन एग्जिस्टिंग जीन, सब में क्या होगा, एग्जिस्टिंग जीन तो प्रेजेंट होना, क्योंकि आप प्री एग्जिस्टिंग जीन से क्या बना रहे हैं, न्यू जीन को फॉर्म कर रहे हैं, can be accidentally duplicated as to create or pair of initially identical genes with a single cell. These two genes may be diverse in a course of evolution. डाइवर्जेंस हो जो होगा वो आएगा। डीएनए सेगमेंट शफलिंग क्या होती है फ्रेंड्स,
इसके लिए हम अभी एक में देखेंगे किसमें आपको जो हमारा ग्राफ होता है, जो चार्ट होता है, फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। टर्मिनोलॉजी को समझें कि टू और मोर एग्जिस्टिंग जीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सिंगल एग्जिस्टिंग जीन, अब हमारे पास क्या है, यदि हम डीएनए शफलिंग की बात करते हैं, टू या मोर एग्जिस्टिंग जीन हमारे पास ऑलरेडी होंगे, कैन ब्रेक एंड रीजॉइन टू मेक अ हाइब्रिड जीन consisting of a DNA segment that originally belong to a separate gene। अब फ्रेंड्स आप समझें, समझना क्या है आपको, समझना आपको ये है कि जब भी आप बात करते हो किसकी, डीएनए शफलिंग, डीएनए शफलिंग होने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, तो टू मोर डिफरेंट जो होते हैं जीन्स वो प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज ये ए है और ये बी है, सिर्फ दो डिफरेंट कलर से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो होता है इंट्रासेल्युलर जिसको कह रहे हैं उसकी बात यदि करते हो, तो उसमें क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए, क्या कर रहे हो आप, ट्रांसफर कर रहे हो अब पीस ऑफ डीएनए को, तो ट्रांसफर आ जाता है। कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द जीनोम ऑफ वन सेल टू दैट ऑफ अनदर, इवन टू दैट ऑफ द अनदर स्पीसीज। तो यदि हम बात करते हैं, अब इतना सारा जो लिखा है मैंने इसको एक अच्छे से सिंपल फॉर्म में आपको बता देती हूँ कैसे। हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, हमने सबसे पहले बात की थी क्या, इंट्राजेनिक म्यूटेशन की बात की थी। हमने क्या बोला सबसे पहले कि क्या है, इंट्राजेनिक म्यूटेशन बोला। इसमें हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि ऑलरेडी आपके पास क्या है, प्री एग्जिस्टिंग जीन है, अब उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन, म्यूटेशन कुछ ऐसा हुआ है कि क्या हो गया है, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, आपके ऑलरेडी जो जीन था उसमें क्या कर दिया आपने, मॉडिफिकेशन कर दिया है। मॉडिफिकेशन कैसा हुआ है, कोई म्यूटेशन हो गया है, कोई म्यूटेशन हो रहा है। देखो जो साइज है, जितने बेस पेयर उतने ही प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड में कुछ बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ गया, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। दूसरा हमने क्या बोला था कि डीएनए, डीएनए जो होगा वो जीन का क्या होगा, डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देखो सिंपली क्या हो रहा है, डीएनए का जो जीन है वो क्या हो रहा है आपका, डुप्लीकेट हो रहा है। तीसरा हमने क्या बोला था कि जो आपके जीन है उनकी क्या हो जाएगी, डीएनए सेगमेंट की शफलिंग की सकती, शफलिंग करने के लिए आपके पास क्या होना, कम से कम आपके पास दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आप शफलिंग कर पाओगे। इस तरीके से आप देखें कि फ्रेंड्स न्यू जीन जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। चौथा हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब जो ये जीन ट्रांसफर मेथड है इसको तो आज हम डिटेल में जानेंगे। आपके पास क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी है। अभी तक हमने यहाँ क्या देखा, जीन लेवल देखा हमने, यहाँ पे भी, यहाँ पे सिंगल जीन, यहाँ भी सिंगल, हमने यहाँ पे दो डिफरेंट जीन, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो डिफरेंट आपको ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने, यदि आपको जीन ट्रांसफर को बताना है तो। बस क्या है, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी है। हॉरिजॉन्टल जब जीन ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ तो आप देखें कि आपका ऑर्गेनिज्म ए था तो एज इट इज है, लेकिन आपका जो ऑर्गेनिज्म बी है इसमें क्या हो गया है, आपका ये जो वाला पोर्शन है, इसको जो आप बता रहे हो रेड कलर से, ये क्या आ गया आपका इंसर्ट, मतलब न्यू जीन जो है वो क्या हो गया आपका, न्यू जीन जो है वो क्या हो गया आपका, जनरेट हो गया कहाँ पर, ऑर्गेनिज्म। तो ये किसकी बात हुई फ्रेंड्स, अब इसको हम एक समरी में लेते हैं। आपको क्या करना है, आपने क्या देखा, आपने देखा क्या, बायोकेमिकल डायवर्सिटी। अब ये जो बायोकेमिकल डायवर्सिटी है आई कैसे, हमने क्या बोला कि बायोकेमिकल डायवर्सिटी बोल रहे कि कहाँ से जनरेट हो रही, जनरेट कैसे होगी, आपके पास क्या होगा कि डीएनए जो होगा वो ऑलरेडी होगा, इस डीएनए से ऑलरेडी होगा तो क्या होगा आपका एमआरएनए बनता है। एमआरएनए कैसे बनता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और फाइनली क्या बनता है आपका प्रोटीन। फ्रेंड जो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड डोग्मा। लेकिन जो हमने फर्स्ट जिसमें बोला कि इंट्राजेनिक म्यूटेशन, इंट्राजेनिक म्यूटेशन को यदि हम देखते हो किस लेवल पे देखेंगे, वो आपके डीएनए के लेवल पे। आपके पास क्या होगा, ऑलरेडी डीएनए की क्या है, सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। जब क्या हो रहा होगा आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, उस दौरान मान लो क्या रेप्लिकेशन होते समय कुछ मिस्टेक हो गई, बेस पेयर प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ गई, तो क्या हो गया आपका इंट्राजेनिक जो म्यूटेशन था, इंट्राजेनिक म्यूटेशन जो है वो आपको दिखाई देता है। और वो म्यूटेशन यदि एक बार हो गया तो फिर क्या हो गया आपका फिक्स हो गया, तो आपका न्यू जीन जो होता है उसके ओरिजिनेशन के चांसेस, उसके इनोवेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या बोली थी कि डुप्लीकेशन हो गया है, क्या हो गया है, डुप्लीकेशन हो गया है। ये भी कहां पर हो रहा है, आपके डीएनए के लेवल। मान लो आपका डीएनए जो था वो क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रही थी। अब कोई सपोज कोई जीन था जिसका क्या हो गया था, दो बार क्या हो गया रेप्लिकेशन, यदि दो बार उस जीन को रेप्लिकेट किया जाता है तो दो बार उसके क्या बनेंगे, आपके एमआरएनए बनेंगे।
और 2 बार mRNA बन गए हैं तो क्या 2 बार आपका प्रोटीन भी फॉर्म होगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तीसरी जो हमने क्या बोली थी कि क्या हो जाएगी, आपकी शफलिंग की जाएगी। जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उनमें क्या होगी, शफलिंग की जाएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास 2 डिफरेंट जीन प्रेजेंट होना चाहिए। चौथी चीज हमने क्या बोली थी कि चौथी चीज हमने बोली क्या, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल यदि आप जीन ट्रांसफर बोल रहे हो तो क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट। तो ये क्या हो गई आपकी बायोकेमिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब कैसे जनरेट होती है। चाहे आप बात कर लो किसी आपके प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल की। तो ये तो किसका कंसेप्ट हो गया, आपके बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो जीन ट्रांसफर मेथड होती है उसको हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हो। इस सेक्शन में हमारा बस यहीं तक था कि क्या बताया आपको कि जो बायोकेमिकल डाइवर्सिटी होती है वो कैसे जनरेट होती है। उसमें से हमने जो लास्ट इस ऑप्शन को हमने पढ़ा ना कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से आपने क्या बता रहे हो, ऑर्गेनिजम्स में आप बता रहे हो कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये भी क्या है, एक बायोकेमिकल बायोडाइवर्सिटी का एक पैटर्न है जिसमें क्या आप क्या कर रहे हो, एक न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि आप एग्जिस्टिंग जीन से क्या कर रहे हो, एक न्यू जीन का फॉर्मेशन करवाना चाहते हो। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, आपके जीन ट्रांसफर कैसे होता है उसकी आप डिटेल में चर्चा करेंगे।